8th class. How are you all? I hope you all are fine and doing great at home and enjoying this lockdown with your family. But it's study time now and we're going to start our first chapter in science, that is crop production and management. Now you all know that all organisms which are present on earth require food. वो कोई भी organisms हो, भले human beings or animals or microorganisms or any organism which is living on earth, maybe plants, okay, they all require food. Why they require food? Because they have many works to do. सारे organisms को अगर survive करना है तो उन्हें बहुत सारे functions perform करने पड़ते हैं. For example, they have to perform the process of nutrition, they have to perform the process of transportation inside their body, they have to perform the process of excretion, reproduction, respiration, और ये सारे functions perform करने के लिए हमारी body को चाहिए होती है energy. अब ये energy हमारे पास कहाँ से आएगी? क्या बैठे बैठे हमारे पास energy आ जाती है? No. Energy चाहिए तो हमें intake करना पड़ता है food का. We have to intake food in order to get energy. We have to eat food for energy. अब हमारी अर्थ पे दो तरह के organisms होते हैं. एक वो होते हैं जो अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सारे प्लांट्स. All the plants which are present on earth are able to make their own food. Now you tell me by what process? आप सबने अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि the plants make their own food by the process of photosynthesis. लेकिन बाकी के organisms का क्या? Human beings, all the animals, all the aquatic animals, many microorganisms, वो सब अपना food कहाँ से लेते हैं? वो तो अपना खुद food बना ही नहीं सकते. They cannot make their own food. They depend on other organisms, other animals or other plants for their food requirements. समझ में आया? तो अब हम एक greater group की बात करें. For example, if we are talking about a large population of human beings which is gradually, not gradually, very fast increasing in number, ठीक है? अब इतनी बड़ी population, human population को अगर अपनी लाइफ सस्टेन करनी है, जिंदा रहना है, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी चाहिए तो उनको फूड चाहिए. अब हम ह्यूमन बींग्स जो इतने सारे होते हैं वो इतना सारा फूड कहाँ से लाएंगे? ऑफ कोर्स प्लांट्स से लेंगे या दूसरे एनिमल्स से लेंगे, लेकिन जो इतने सारे लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है. तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम क्रॉप्स को या प्लांट्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी लार्ज स्केल फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके. और जब भी हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप को या पर्टिकुलर प्लांट को लार्ज स्केल मतलब लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर. फाइन. जब हम प्लांट से हमारा फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. ऑन द अदर हैंड, a very big amount of human population depends upon the food and the food products which are obtained from animals. For example, meat, eggs and milk products, all these things are obtained, chicken, they are all obtained from animals. तो अगर इतनी सारी फूड रिक्वायरमेंट हमको एनिमल्स से फुलफिल करनी है तो एनिमल्स का भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा. व्हेन वी प्रोड्यूस or reproduce animals on large scale for our food requirements and other requirements, we call it animal husbandry. जब हम एनिमल्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, उनको रेयर करते हैं, मतलब पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं in order to fulfill our requirements, then we call this process as animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री में भी आप इसको लाइफ स्टॉक रियरिंग भी कह सकते हो या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग. हम यहाँ दो टर्म्स पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है तो उस लार्ज पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो आई मस्ट राइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए. अब लार्ज पॉपुलेशन को अगर सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलती है फूड से, और कोई रास्ता तो है नहीं. अब फूड में भी क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. यस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑन द अदर हैंड, जो एनिमल्स होते हैं दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, so they depend on plants or other animals for their food. I hope you get this. If you didn't get this, again rewind the video, watch it again. This is a very simple concept that a large population needs to have a large amount of food in order to get energy to stay alive and perform all their functions. And this food is obtained in different ways. Plants obtain their own food by the process of photosynthesis, and on the other hand, all the animals and microorganisms, including human beings, they cannot prepare their own food, and so they are dependent upon other plants and other animals for their food requirements. But the problem is that the large population has a big size. We have a big size of human population. Yes, अब इस big size human population को बहुत large amount of food चाहिए. Large amount of food. ये large amount of food हम कैसे produce कर सकते हैं? हम दो तरह से produce कर सकते हैं. या तो हम लार्ज अमाउंट में एनिमल्स को रियर कर सकते हैं, या फिर अच्छा, अब हम ये फूड ऑब्टेन दो तरह से कर सकते हैं अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें, ईदर एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, जब एनिमल्स को हम लार्ज स्केल पे रियर करते हैं, रियर करना मीन्स पालना, टू रियर, REER, है ना. When we rear animals in large amount, we call it as livestock farming. Livestock farming or animal husbandry. Animal husbandry. ठीक है. On the other hand, when we grow plants, similar types of plants, एक ही जैसे तरह के प्लांट्स हम बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं ताकि हम इतनी सारी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भर सकें, खाना बना सकें उनके लिए, तो हम उसको कहते हैं एग्रीकल्चर, which is also called as crop production. When the crop production is done on a very large scale, we call it agriculture. Clear? अब आप ये वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए कि ये लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या होता है. लाइव स्टॉक मतलब लिविंग स्टॉक. लिविंग स्टॉक किसका? एनिमल्स का. लिविंग स्टॉक ऑफ एनिमल्स. जब हम लार्ज स्केल में एनिमल्स को पालते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री. अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर दिया तो क्या हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? मान लो कि हमने बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया क्रॉप्स का, ठीक है, लेकिन इसी साल का एग्जांपल ले लेते हैं. फार्मर्स ने बहुत सारे क्रॉप प्रोड्यूस किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब वो बहुत सारा क्रॉप प्रोड्यूस किया, उसकी कटिंग करी, हार्वेस्टिंग करी और उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया. अब मान लीजिए कि अचानक बारिश आ गई, या फिर मान लीजिए कि वो सारी क्रॉप में कीड़े लग गए, या फिर मान लीजिए वो सारी क्रॉप में फंगस लग गया, या फिर मान लो कि वो सारी क्रॉप को जानवरों ने आके खा लिया. अब क्या करें?
इतनी सारी मेहनत करके फार्मर ने इतने पैसे खर्च करके इतना टाइम यूज करके इतना सारा क्रॉप प्रोड्यूस किया था, लेकिन अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से सारा क्रॉप बर्बाद हो गया। अब सारा क्रॉप बर्बाद हो गया तो लोगों तक जाएगा क्या, लोग खाएंगे क्या, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, अगेन एवरीथिंग एवरीवेयर इट विल बी प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। सो अगर फार्मर ने क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप है उसका बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया होता, उसको प्रॉपरली स्टोर किया होता, सारे मेजर्स लिए होते, उसको प्रोटेक्ट करके रखा होता, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, सारा क्रॉप अच्छा रहता और कोई क्राइसिस ही नहीं होते। अब मान लो कि फार्मर ने अच्छे से प्रोडक्शन भी किया और अच्छे से मैनेजमेंट भी किया, लेकिन अब जो फूड था जो फार्मर ने अच्छे से संभाल के रखा था वो सब लोगों को मिल ही नहीं पाया। अच्छा, रिच पीपल आए, उन्होंने बोला भाई हमको खाने का सामान दो, टेक योर मनी, गिव आवर फूड, उन लोगों को खाना मिल गया। जो मिडिल क्लास पीपल थे उनको भी खाना मिल गया, लेकिन जो पुअर पीपल थे उन तक वो खाना पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, कुछ लोगों को या कुछ ग्रेटर सेक्शंस को फूड आराम से आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फूड इजीली और सुटेबल रेंज में अमाउंट में नहीं मिल पाता। तो थर्ड प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन, या इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप विच इज प्रोड्यूस्ड। अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद, अगर वो फूड जो हमने हमारे लिए प्रिपेयर किया है वो सब लोगों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तो क्या वो अच्छी बात हुई? नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता। So we have to ensure that after growing the crop, after proper management of the crop, it has to be distributed among all the people very nicely. So proper distribution has also to be kept in mind. Fine. In agricultural practices, the first thing that we should need to know about is the word crop. Okay, what is actually crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at the same piece of land on a large scale, then these plants are called as crops. When plants of same kind are grown and cultivated on a piece of land on a large scale, they are called as crop. सपोज मेरे पास एक प्लांट है, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कॉलीफ्लावर की, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ठीक है। सपोज मेरे घर के बाहर मैंने एक पॉट में कॉलीफ्लावर ग्रो करने का ट्राई किया, वो ग्रो भी हो गया, तो क्या मैं उसको क्रॉप बोलूँगी? नो, आई विल नॉट कॉल इट क्रॉप। लेकिन अगर मैंने एक पीस ऑफ लैंड पे, बड़ी सी या छोटी सी नॉर्मल पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन है, उसमें बहुत सारे एक जैसे कॉलीफ्लावर्स ग्रो कर दिए, अब मैं उन सबको क्या बोलूँगी? प्लांट? नो। जब इस तरह से हम एक ही सिंगल टाइप के प्लांट को लार्ज स्केल पे एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं तो हम उस प्लांट को क्रॉप कहते हैं। समझ में आया? तो whenever we are doing large scale production of any kind of plant, then the plant is called as crop. Okay? Human beings जो हैं, जो ह्यूमन रेस है, वो हमेशा से एग्रीकल्चर नहीं करते थे। many thousands of years back, to be precise, approximately 10,000 years before Christian era और 10,000 BC, कब की बात कर रहे हैं हम? 10,000 BC। तो बिफोर 10,000 BC जो ह्यूमन बीइंग्स थे, they used to be nomadic people. What do you mean by nomadic people? I am sure आप सबको nomadic का मीनिंग पता ही होगा। जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस से तीसरी प्लेस घूमते रहते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर,
ऐसे लोगों को हम नोमैडिक पीपल कहते हैं। तो अर्लियर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक ह्यूमन पॉपुलेशन इस तरह से घरों में नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ग्रुप्स में घूमते रहते थे। अब वो क्या करते थे कि जहाँ उनको जो भी खाने को मिलता था, कहीं फ्रूट मिला, कहीं वेजिटेबल मिला, तो वो कच्ची सब्जियाँ, कच्चे फ्रूट्स, ऐसे रॉ फूड खा लिया करते थे। कभी कभी वो एनिमल्स भी कंज्यूम करते थे, व्हेनेवर व्हाटएवर दे यूज्ड टू गेट दे यूज्ड टू कंज्यूम। बट स्लोली दे केम टू नो कि वो अपनी पसंद की प्लांट को या अपने पसंद की वेजिटेबल या फ्रूट को लार्ज स्केल पर एक ही जगह पे रह के ग्रो कर सकते हैं। जब ह्यूमन पॉपुलेशन को ये पता पड़ा तो वो एक ही जगह पर सेटल होने लग गए और सेटल होके अपने आसपास के एरिया में अपना फूड खुद ग्रो करने लग गए। अब फूड है, उनके पास जगह है रहने की, उनको पता है कि हम एक ही जगह रह के आराम से खा सकते हैं और आराम से जितना चाहे उतना खाना उगा सकते हैं, तो फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह भटकने की क्या जरूरत थी। एंड स्लोली दिस नोमैडिक कल्चर डिप्लीटेड एंड दे स्टार्टेड टू सेटल एट प्लेसेस एंड दिस इज हाउ द एग्रीकल्चर स्टार्टेड ऑन अर्थ। नाउ वी हैव many crops, we eat many vegetables, many fruits, many cereals and grains and pulses, but ये जो सारे crops होते हैं, all these crops are grown in different seasons because कुछ plants ऐसे होते हैं जो गर्मी के सीजन में अच्छे से ग्रो होते हैं, कुछ plants ऐसे होते हैं जो ठंडी के सीजन में अच्छे से ग्रो होते हैं, कुछ ऐसे plants होते हैं जो रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो on the basis of the season of their growth, these crop plants are divided into two broad categories. What are these two broad categories? They are the kharif crops and the rabi crops. अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो different crops होते हैं इंडिया में वो different seasons में grow होते हैं। And we know that India is a very big country, it is a vast country and there are many types of vegetables and fruits which are consumed in our country. And there are many climatic conditions which affect the growth of plant as well. What are the climatic conditions which affect the growth of plant? कौन सी ऐसी climatic conditions होती हैं जिनसे plant की growth को affect होता है? तो just to recall a few of them, they are temperature, they are humidity, rainfall. Okay, so they are some environmental conditions or climatic conditions जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो होते हैं, कुछ कम में ग्रो होते हैं। कुछ प्लांट्स को ग्रोथ के लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है जैसे कि रेनी सीजन चाहिए होता है, कुछ को ग्रोथ के लिए ड्राई कंडीशंस चाहिए होती है लाइक समर सीजन। कुछ प्लांट्स को ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, कुछ प्लांट्स एकदम ड्राई कंडीशंस में ग्रो होते हैं। सो दीज आर द climatic conditions which affect the growth of plant, and on the basis of these climatic conditions we have divided the crops into two broad categories as I told you earlier, that is the kharif crop and the rabi crop. Just to be precise, what are the kharif crops? The kharif crops are the crops which are sown in the rainy season. जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन या बारिश के मौसम में ग्रो करते हैं या उगाते हैं, सो करते हैं, उन क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल पैडी मतलब राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आप उनको कोई दूसरे सीजन में ग्रो करोगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब ये जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो होता है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जून टू सितंबर मंथ। तो these crops are grown and sown in the period from June to September approximately. ठीक है? Now when we come to the next broad category, that is the rabi crops. अब ये crops जो होते हैं they are usually grown in winter season. इन crops को ठंडा मौसम चाहिए होता है उनकी अच्छी growth के लिए। एंड अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में डिफरेंट अगर प्लेसेस को हम देखें तो डिफरेंट जगह पर विंटर का सीजन डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होता है, कहीं पे जल्दी स्टार्ट होता है, कहीं पे लेट स्टार्ट होता है। तो अगर एक जनरल बात करें तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मंथ्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं अंडर द वेरी कोल्ड कंडीशंस दैट इज इन विंटर सीजन।
And what are the examples of Rabi crops I have written for you? You have to note down all these things in your notebooks. Earlier जो flow chart बनाया था हमने वो भी आपको note down करना है. Crop की definition, cropping patterns, Kharif crops and Rabi crops, ये सब कुछ आपको अपनी notebooks में note down करना है and it will be very helpful for future studies. And the examples of Rabi crops are wheat, जैसे कि आपको पता ही है गेहूँ, gram मतलब चना, pea, mustard, mustard मतलब mustard, सरसों को mustard कहते हैं, linseed, they are all the crops which are grown in winter season. They are also called as Rabi crops. Now, when the farmers are doing the cultivation of crops, during a period of time they have to perform several activities. जब वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर जब उनकी क्रॉप पूरी ग्रो हो जाती है, सारा काम खत्म हो जाता है, क्रॉप उनको मिल जाती है, तब तक बीच में बहुत सारी ऐसी स्टेप्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करनी होती है टू गेट अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप. अब वही स्टेप्स को हम एक बार शॉर्ट में रिकॉल करेंगे, या एक बार हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ेंगे. So all the activities which are performed by the farmers are enlisted on the board. You can note it down after the lecture. The first thing which the farmer has to do is the preparation of soil. अगर हमें किसी भी प्लांट को ग्रो करना है तो उसके लिए एक अच्छी सॉइल होनी बहुत ज़रूरी है. The quality of the soil, the type of the soil is very important for the growth of the plant, which we have already studied in 7th standard. हमने पढ़ा था कि clayy soil होता है, sandy soil होता है, loamy soil होता है, सबका mixture soil भी होता है, and different soils are good for different types of crops. तो क्रॉप के हिसाब से जो भी क्रॉप फार्मर को ग्रो करना है उस हिसाब से उसको एक अच्छी क्वालिटी का सॉइल बेड प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टेप होगा कि सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना. वो किस तरह से प्रिपेयर होता है, उसकी कैसे टिलिंग होती है, कैसे प्लॉइंग होती है, हाउ द सॉइल इज टर्न, हाउ द फील्ड इज प्रिपेयर्ड, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर. सेकेंड स्टेप, एक बार अगर सॉइल या मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर हो गई है तो दूसरी स्टेप पे आएंगे बीज बोना, दैट इज सोइंग ऑफ सीड्स. अब सीड्स भी हर तरह के सीड्स तो फार्मर यूज नहीं कर सकते. दे हैव टू यूज गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप. जिस तरह के सीड्स होंगे उस तरह की क्रॉप होगी और सभी फार्मर्स यही एस्पायर करते हैं दैट देयर क्रॉप शुड बी वेरी गुड एंड हेल्दी. तो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप दे हैव टू यूज गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स. तो पहले फार्मर्स अच्छी क्वालिटी के सीड सिलेक्ट करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे प्रॉपरली एंड देन दे विल सो द सीड्स, मतलब वो सीड को सो कर देंगे, ज़मीन में बो देंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन फर्दर लेक्चर्स. अब हमने सॉइल प्रिपेयर कर दिया, हमने सीड्स भी ज़मीन में डाल दिए सॉइल में. नेक्स्ट स्टेप आता है सॉइल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. अब क्रॉप को अगर ग्रो करना है तो हमें सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा, तो ही हमारी सॉइल अच्छी क्वालिटी की और हेल्दी होगी और उससे हमारा क्रॉप भी अच्छा प्रोड्यूस होगा. तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, दैट इज़ खाद जिसको हम कहते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो. डिटेल में इनके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अब फोर्थ स्टेप आती है इरिगेशन. इरिगेशन दैट इज़ हमने सब कुछ कर दिया है, हमने बीज भी डाल दिए, हमने खाद भी डाल दिया है, न्यूट्रिशन भी डाल दिया है. अब बारी है पानी डालने की. जब तक वाटर नहीं मिलेगा प्लांट्स वोंट बी एबल टू ग्रो, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. तो जब भी हम किसी भी क्रॉप फील्ड में लार्ज स्केल पे वाटरिंग करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिगेशन. इरिगेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, अब पानी दे दिया, सब कुछ दे दिया है, अब हमारे क्रॉप जो है, प्लांट्स जो है वो ग्रो होने लग जाएंगे. अब इसके बाद आता है कि जो भी प्लांट ग्रो हो रहे हैं फार्मर्स उसको प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि उनको बहुत सारे तरह के डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे कि उनमें कीड़े लग सकते हैं, कोई एनिमल्स आके खा लेंगे, बर्ड्स आके सीड्स खा लेती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के वेदर्स होते हैं. सो दे हैव टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स. The next steps come. The next step is the protection of the crop which the farmer is growing. They have to be protected from weeds also. That is weeding process. Weeds क्या होते हैं? किसी भी लैंड पे या खेत में या फार्म में या क्रॉप प्रोडक्शन के जो भी एरिया हैं
वहाँ पर हमारी डिजायर्ड क्रॉप के अलावा जो भी दूसरे तरह के पौधे उगने लग जाते हैं, जिनको हम जंगली पौधे कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड्स। बहुत सारे ऐसे तरह के वीड्स होते हैं, जैसे जंगली घास होती है, ज़ैंथियम होता है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ वीड्स। अब ये वीड्स का क्रॉप के साथ ग्रो होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज दीज वीड्स आर कॉम्पीटिंग विद द क्रॉप्स, सो वी हैव टू रिमूव दीज वीड्स। How do we remove these weeds and why do we remove these weeds? These all these things we are going to discuss in our later on lectures. अब weeds मतलब जो भी जंगली पौधे वगैरह ग्रो हो गए हैं वो भी सब हटाना पड़ेंगे, क्रॉप को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जब फार्मर की क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाएगी, द नेक्स्ट स्टेप कम्स हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जो भी क्रॉप ग्रो हुआ है उसकी कटिंग। अब सब हो गया है, क्रॉप को कट करके उसको स्टोर करना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज। तो कटिंग को कहते हैं हार्वेस्टिंग। कटिंग करने के बाद जो भी क्रॉप होती है उसको प्रॉपर मैनर में क्लीन करके स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो सारा क्रॉप स्पॉइल हो सकता है। तो स्टोरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज टेकन बाय द फार्मर्स एज द लास्ट स्टेप ऑफ देयर farming practice. So these are all the steps which the farmers take. We can also call them as agricultural practices. First step is preparation of soil. The second step is sowing, that is sowing of seeds. The third step is adding manure and fertilizers for the nutrition of crop. Fourth step is irrigation, that is giving water to the plants, not plants, crops. Fifth step is protection from weeds, to remove all the weeds and all these unwanted plants. Sixth step is harvesting, that is cutting of the matured and grown crop. And the last step is the storage of the harvested crop produce. Thank you for watching and see you in our next lecture.